नमस्कार, आदाब, हेलो। आज सबसे पहले वो बात कहूँगा जो आप सबको पता है, यानी कि हिंदी फिल्मों में गाने होते हैं, मगर शायद एक बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो कि 1933 में जो पहली टॉकी फिल्म बनी थी, यानी जिसमें आवाज़ थी, आलमारा, उसमें 50 गाने थे। यानी ये बहस कभी हुई नहीं कि फिल्मों में गाने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कहानियों में, दास्तानों में, गाथाओं में गीत हों, ये हमारी परंपरा हज़ारों साल पुरानी है। वो चाहे नौटंकी हो, चाहे जात्रा हो, चाहे सिनेमा से पहले जो उर्दू पारसी थिएटर था वो हो, या 3000 साढ़े 3000 साल पुराने संस्कृत के प्ले जैसे कि मृचकटिका, गीत हमेशा हुए। तो फिर जब फिल्में बनना शुरू हुई और उनमें कहानियाँ आई तो गीत कैसे ना होते। फिल्म के गीतों के बारे में, फिल्म की म्यूज़िक के बारे में जब हम सोचें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो चंद नाम हमारे दिमाग में आए उनमें से एक नाम शंकर जयकिशन ना हो। हालांकि ये 2 आदमी हैं, लेकिन नाम एक हो गया है। अलग अलग जगहों से शुरू हुए, ज़िंदगी ने कैसे मिलाया, ये कहाँ से आए, ये भी अपने अंदर एक कहानी है। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, अज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। शंकर साहब की फैमिली वैसे ओरिजिनली तो नॉर्थ इंडिया की थी, लेकिन वो पले बड़े हमेशा रहे हैदराबाद में बचपन से ही। शंकर रघुवंशी सिंह, 1922 की पैदाइश। घर में संगीत का कोई चलन नहीं था, लेकिन पता नहीं कौन सा जीन था उनके खून में जो जाग उठा था और उन्हें म्यूज़िक से ही दिलचस्पी थी। बड़े बड़े उस्तादों के पास गए, बाबा नज़ीर ख़ान से म्यूज़िक सीखी। उसके बाद जब बम्बई आए तो मास्टर खुर्शीद अनवर बहुत बड़े कंपोज़र थे, उनसे सीखा। तबला उनका ख़ास हुनर था और तबले से दिलचस्पी उन्हें बहुत बचपन से ही हो गई थी। घर के पास एक मंदिर था शिव जी का, तो वहाँ ये रोज़ जाया करते थे। असल में वहाँ भजन कीर्तन होते थे, तो वहाँ जाते थे तो इन्हें तबला बजाने का मौका मिल जाता था। तो उनके पिताजी बड़े खुश होते थे, देखो मैंने इसका नाम शंकर रखा था तो इस पर शिव जी की कृपा हो गई है और देखो रोज़ जाता है। उनको ये नहीं मालूम था कि पूजा से ज़्यादा उनका मन जो है वो भजन और कीर्तन में, तबला बजाने में लग रहा है उनके बेटे का। बहरहाल जब ये बम्बई आए तो अब कमाल ये है कि वैसे बाद में तो अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगी तो इतने मोटे से हो गए थे कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जवानी में ज़ाहिर बहुत स्लिम थे। और मास्टर सत्यनारायण जो बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे और कोरियोग्राफर थे, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ किए हैं। और हेमवती जी जो उनकी पार्टनर थी, उनके साथ भी ये जुड़ गए और इन्होंने डांस भी सीख लिया और ये इनके जो शोज़ होते थे उसमें भी इन्हें कुछ पैसा मिल जाता था। शायद ये सत्यनारायण जी का संबंध उस वक्त पृथ्वी थिएटर से भी था, जो पृथ्वीराज कपूर साहब का था, तो उनके ज़रिए ही ये पृथ्वी थिएटर तक पहुँचे और इन्हें वहाँ भी कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। वहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी थोड़ा काम मिल गया। अब जो थोड़ा सा पैसा मिला, कुछ डांस करके, कुछ तबला बजा के, तो इन्होंने एक साइकिल ख़रीद ली। उस ज़माने में मुंबई में आदमी साइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, ट्रैफिक इतनी नहीं थी जितनी अब। तो हुआ ये कि इनकी साइकिल चोरी हो गई। अब ये ढूंढते ढूंढते कि कहाँ गई मेरी बाइसिकल, देखूँ कोई तो चला रहा होगा। कुछ ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां म्यूज़िक पहले फ्लोर पे होती है, यानी कोठों पे। नीचे जा रहे थे, ये कम उम्र आदमी थे उस वक्त। ऊपर इन्होंने कुछ गाना सुना और तबला सुना, तो इन्हें कुछ बात बुरी लगी और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस कोठे पे चले गए। अब वहाँ मुजरा हो रहा है, अचानक एक लड़का घुस आया और कहने लगे, क्या बजा रहे हैं आप? तो सबने कहा, इसे मार के नीचे नहीं उतारो। कौन है भाई पागल? कहले, नहीं मैं इसलिए आया हूँ कि तबला ठीक नहीं बजा रहा है, मैंने नीचे से सुना है। और कहले, मैं बताता हूँ आपको। और वो बैठ गए और तबला बजाया। तो जो बाकी लोग थे और जो जानकार लोग भी कुछ थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो वाकई बड़ी महारत थी और बड़े कमाल से तबला बजा रहा है।
तो उन्हें पैसे वैसे देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा पैसे तो उठा के फेंक दिए। कहले मैं यहाँ कोठे पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि अगर यहाँ तबला बजाना ही है तो सही तरह से बजाया करो। और ये कह के नीचे उतर गए। ये ईगो और ये अकड़ जो थी शंकर में हमेशा रही, और यही शायद ईगो थी उनकी जो उन्हें बहुत दूर तक ले गई। तो एक तरफ तो ये शंकर, दूसरी तरफ कहीं और मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में, यानी गुजरात में, कहाँ हैदराबाद और कहाँ गुजरात, गुजरात में उनकी पैदाइश के तकरीबन 9 साल के बाद 1929 में गुजरात में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम जयकिशन दया भाई पंचाल था। किस्मत से ये बच्चा जिस घर में पैदा हुआ था वहाँ संगीत ही संगीत था। तो पहला सबक तो संगीत का उन्हें अपनी माँ से ही मिला, वही उनकी पहली गुरु थी, उन्होंने उससे सीखा। और उसके बाद क्योंकि दिलचस्पी थी म्यूज़िक से, तो उस ज़माने के बड़े जाने माने मशहूर संगीत वादक थे श्री वादीलाल, उनसे सीखा। फिर बॉम्बे आ गए बड़ी कम उम्री में ही, और यहाँ एक बहुत नामवर संगीतकार और बड़े उस्ताद गुरु थे विनायक तांबे, उनसे सीखा। अब उस ज़माने में देखिए जाहिर है कि काम जो है म्यूज़िक फिल्मों में थी, एक हारमोनियम का उस्ताद हो गया। अच्छा मुझे याद आया, जयकिशन जी हारमोनियम लेफ्ट हैंड से बजाते थे। आमतौर से लोग राइट हैंड से बजाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंड से, उल्टे हाथ से बजाते थे। तो वो भी काम ढूंढ रहे थे कि शायद कुछ भाई म्यूजिशियन का काम मिले। ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में जो फिल्मी गीत होते थे उनमें तबला और हारमोनियम बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। कुछ ही साथ हुआ करते थे जो बाद में आपने ह्यूज ऑर्केस्ट्राइजेशन सुना है, ऐसा नहीं होता। ये इन्हीं काम की तलाश में स्टूडियो में घूमते रहते थे। तो ये श्री साउंड स्टूडियो में कहीं नौकरी ढूंढने, काम ढूंढने गए, और वहाँ जयकिशन की मुलाकात शंकर से हुई। दोनों बैठे थे किसी बेंच पे, बात करने लगे, और जिक्र हुआ म्यूज़िक का। तो मालूम हुआ कि एक तबला बजा रहा है, दूसरा हारमोनियम बजाता है। तो शंकर ने उनसे कहा कि भाई मुझे कुछ काम मिल गया है पृथ्वी थिएटर में, चलो तुम्हें भी दिला देंगे। और ये ले जाके दोनों वहाँ पहुँचे, और शंकर ने जयकिशन को वहाँ पृथ्वी थिएटर में मिलाया, पृथ्वीराज कपूर साहब से। तो इन्हें भी नौकरी मिल गई। वहाँ पर जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट था वो राम गंगोली साहब बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उन्होंने राज साहब की पहली पिक्चर में म्यूज़िक भी दी है, आग में। वहाँ पर उन दोनों के नीचे वो काम करने लगे। यहाँ इन दोनों की मुलाकात, यानी शंकर और जयकिशन की मुलाकात हुई राज कपूर से। राज कपूर कहते हैं कि भाई हीरे की पहचान या तो बादशाह को होती है या जौहरी को होती है। अब यहाँ तो कमाल ये था कि राज कपूर बादशाह भी थे और जौहरी भी, तो वो इन दोनों हीरों को कैसे ना पहचानते। उन्होंने पहचाना, और फिर उन्होंने ही इन दोनों को फिल्मों में ब्रेक दिया। हसरत जयपुरी जैसे उर्दू का राइटर समझ के लाया गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नैन सो नैन ना ही मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज जैसे भी गाने लिखे हैं। और शैलेंद्र जिन्हें हिंदी राइटर की हैसियत से लाया गया, उन्होंने मेरी किस्मत के ख़रीदार अब तो आजा, इस तरह की ज़बान में भी, उर्दू की बड़ी चेस्ट उर्दू में भी गीत लिखे। लेकिन बहरहाल दोनों ने कमाल के गाने लिखे, और म्यूज़िक जो है शंकर जयकिशन की सुपर डुपर हिट हो गई। बरसात 1949 में बनी थी, और इसी के 2 बरस बाद राज कपूर साहब ने जो फिल्म बनाई वो बहुत से लोगों के लिए एक माइलस्टोन हो गई उनके करियर का। आवारा। आवारा एक नई तरह की कहानी थी। आवारा में एक नई तरह का हीरो आया, और आवारा में एक नई तरह की म्यूज़िक भी आई। आवारा हूँ, वो गाना न सिर्फ हिंदुस्तान में गूंजा बल्कि सारी दुनिया में। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शंकर जयकिशन ने ये एक नया ट्रेंड भी शुरू किया था बरसात और फिर आवारा में, कि वो जो फिल्म का टाइटल था उसे गाने में इस्तेमाल करते थे। और आप देखिए कि इतने बरस गुजर गए हैं आवारा को 1951, और आज हम कब हैं, कहाँ हैं, लेकिन हम उस फिल्म को याद आवारा हूँ गाने से ही करते हैं। आवारा का एक एक गीत जो था उसने हंगामा मचा। इसके बाद एक ऐसा दरवाज़ा खुला
और उस दरवाजे से एक ऐसा संगीत का सैलाब आया कि एक लंबा दौर हिंदुस्तान ने ऐसा देखा जहां इंडियन फिल्म म्यूज़िक का दूसरा नाम था शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन ने इसके बाद कहाँ कहाँ और कितने झंडे गाड़े, कहाँ कहाँ उनके गीत गूंजे, कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने संगीत का जादू जगाया, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शंकर जयकिशन की अगर पहली पिक्चर का नाम बरसात था तो बहुत मुनासिब नाम था, इसलिए कि वाकई उनके आते ही एक बरसात शुरू हुई खूबसूरत और अच्छे गीतों की, और न सिर्फ खूबसूरत अच्छे बल्कि सुपर हिट। आज तो एक गाना हिट हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बरसों तक शंकर जयकिशन ने जो म्यूज़िक दी है उसमें एक गाना हिट नहीं होता था, वो पूरा एल्बम, हर गाना उस पिक्चर का हिट होता था। पतिता जो अमिया चक्रवर्ती ने बनाई थी, अमिया चक्रवर्ती अपने ज़माने के बहुत मशहूर और अच्छे डायरेक्टर थे। उनके साथ एक और फिल्म भी की थी शंकर जयकिशन ने जिसमें दिलीप साहब थे, दाग, जो एक शराबी की कहानी थी, और उसमें वो गाना आपको आज तक याद होगा, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। बूट पॉलिश, राज कपूर साहब की बनाई हुई पिक्चर, जो एक छोटे से बच्चे और बच्ची की कहानी थी, दो यतीम अनाथ भाई बहन हैं, उनकी कहानी थी, और उसमें एक एक गीत ऐसा कमाल का था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। उसके बाद 55 में लीजिए तो एक तरफ सीमा, दूसरी तरफ श्री 420। श्री 420 का एक एक गाना सुपर हिट है आज तक। 55 की पिक्चर, आप किसी पार्टी में बैठ के गाना शुरू कीजिए, जब लोग मूड में होते हैं गाने के, तो कोई गाना आप श्री 420 का शुरू करेंगे, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। रमैया वस्तावैया सब गाने लगेंगे, दिल का हाल सुने दिल वाला सब गाने लगेंगे, मेरा जूता है जापानी सब गाने लगेंगे। अब ये रमैया वस्तावैया और मुड़ मुड़ के न देख की भी इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे बन जाती हैं चीज़ें और फिर वो अमर हो जाती हैं। ये खंडाला मुंबई से समझिए कोई 1.5 घंटा दूर है, एक छोटा सा हिल स्टेशन, तो वहाँ पर ये राज कपूर साहब और उनकी यूनिट, ये सब म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर सब चले गए कि वहाँ बैठेंगे सुकून से इस हिल स्टेशन पे और गाना बनाएंगे। तो अब वो उसे हमारे यहाँ एक चीज़ कहलाती है डमी वर्ड। डमी वर्ड ये होता है कि ट्यून सही तरह से समझाने के लिए या बताने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ भी गाता है, ऐसे वर्ड जिसका माने हो ना हो, या यहाँ पर वो फिट होते हो ना होते हो वो माने, लेकिन ताकि सॉन्ग राइटर या दूसरे लोग समझ सकें कि ट्यून है क्या। तो शंकर जी वो ट्यून जो हारमोनियम पे बार बार सुना रहे थे, तो वो गा रहे थे रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। तो बाकियों ने पूछा रहा था, हमने पूछा भाई रमैया वस्तावैया का मतलब क्या है, तो तेलुगु में है कि ऐ मेरे महबूब या मेरे दोस्त या मेरे चाहने वाले जल्दी वापस आ जा। तो वहीं शैलेंद्र साहब बैठे थे, उन्होंने लाइन लगा दी, मैंने रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। ये इस तरह से शुरू हुआ और ये गीत अमर हो गया। इतना ही मशहूर गाना वो भी है, मुड़ मुड़ के ना देख। तो जयकिशन साहब और उनके असिस्टेंट थे दत्ताराम जी, जो कि बाद में खुद भी उन्होंने कई फिल्मों में बहुत अच्छी म्यूज़िक दी, वो बैठे हुए थे, और हसरत जयपुरी। अब वो किसी वजह से शायद दत्ताराम ने किसी को कहा था कि भाई तुम हमारी गाड़ी के पीछे आ जाना, फिर वहाँ से मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा, जो भी वजह होगी। तो वो बार बार पीछे देख रहे थे कि वो गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। जयकिशन साहब ने कहा भाई दत्ताराम ये क्या मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो, मुड़ मुड़ के मत देखो। और हसरत जयपुरी साहब को आइडिया आ गया, कहते साहब ये तो आपका मुखड़ा हो गया, मुड़ मुड़ के ना देख। और वहीं जब वो कार चल रही थी तो जयकिशन ने उसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। एक के बाद एक सुपर हिट म्यूजिक को दे रहे। कभी कोई ये कहेगा कि भाई ये तो ठीक है, लाइट हार्टेड म्यूजिक थी और इस तरह की तो दे लेते हैं लोग, ऐसा नहीं। कामयाब और इतनी कामयाब म्यूजिक और पूरा एल्बम इस तरह कामयाब देना हंसी खेल नहीं है। उसके अलावा जिस साल में ये पिक्चर आई है, उसी साल ये पिक्चर आई थी चोरी चोरी, आई है 56 में, और एक और पिक्चर आई थी जिसका नाम था बसंत बहार। चोरी चोरी का हर गाना जो है कि अगर किसी भी हिंदी फिल्म के चाहने वाले से आप ये सवाल करें
कि भाई 3-4 कमाल के बिल्कुल इमॉर्टल रोमांटिक सॉन्ग फिल्मों के सुनो, तो अगर वो 3-4 गाने भी बताएगा तो उनमें एक गाना ये ज़रूर होगा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त हवाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। इस फिल्म का हर गाना इतना खूबसूरत, इतना रोमांटिक है कि कोई हद नहीं। लेकिन इसी के साथ जिसका मैंने जिक्र किया, बसंत बहार की म्यूज़िक आसान नहीं। आजकल क्या हो गया है कि हम ये समझते हैं कि जो फिल्मी गाना लिखना है या फिल्मी डायलॉग लिखना है या फिल्म की म्यूज़िक देना है, ये तो लाइट सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा क्या सोचना और इसके लिए ज़्यादा क्या सीखना, इससे ज़्यादा गलत बात नहीं हो सकती। आपकी जड़ें जब तक पूरी तरह मजबूत नहीं होंगी, आप अंदर गहरे ज़मीन में नहीं उतरे हुए म्यूज़िक के, कल्चर के, ट्रेडिशन के, लिटरेचर के, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। एक तरफ जहाँ शंकर जयकिशन ये म्यूज़िक दे रहे हैं, दूसरी तरफ बसंत बहार जहाँ उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ी, जिस तरह की म्यूज़िक उन्होंने दी है वो कोई संगीत का उस्ताद ही दे सकता था। यही तो उनकी, कहना चाहिए, म्यूज़िकल मसल की पावर थी कि वो कुछ भी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि उनकी, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया कि उन दोनों की किस तरह की क्लासिकल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद ये उनकी मर्जी थी कि वो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस ले या अलग अलग तरह की म्यूज़िक दें, मगर उसका जो ग्रामर है म्यूज़िक का, उस पर उनका पूरा कब्जा था। भय भंजना वंदना सुन हमारी, या उसमें एक डुएट जो मन्ना डे जी ने गाया है, और उन्होंने, शंकर जयकिशन ने इत्तला दी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, एक गाना रिकॉर्ड करना है, डुएट है। मन्ना डे पहुंच गए। मन्ना डे ने उनके लिए चोरी चोरी के सारे गाने गाए। हालांकि आमतौर से मुकेश जी गाया करते थे, लेकिन इसमें उन्होंने कहा ज़रा डिफरेंट लगेगा, तो ये गाने जो हैं सारे, उसमें राज कपूर साहब के जो गाने थे जो मुकेश जी गाया करते थे, इस फिल्म में मन्ना डे ने गाए। मन्ना डे के बारे में बहुत लोगों का यह ख्याल था कि उनकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन भजन के लिए अच्छी है, या कोई ऐसा नसीहत भरा गाना हो या किसी मलंग का गाना हो, सूफी का गाना हो तो गा लेते हैं। रोमांटिक गाने के लिए, इमॉर्टल रोमांटिक गाने शंकर जयकिशन ने दिए हैं मन्ना डे की आवाज़। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, वो भी उसी का था। बहरहाल बसंत बहार की इस रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने गाना सुना। गाना बिल्कुल क्लासिकल बेस ही था, केतकी गुलाब जूही ऐसा कुछ पकड़ा था उसका। तो कहने ठीक है, रिहर्सल वगैरह भी कर ली। तो कहले दूसरा गाने वाला कौन है? 2 आदमी है ना, 2, ये तो 2 मेल सिंगर्स हैं इसमें, तो वो कौन है? तो बड़ी आहिस्तगी से जयकिशन जी ने और शंकर जी ने बताया कि वो पंडित भीमसेन जोशी एग्री कर गए हैं ये करने के लिए। वो एक कहावत है कि हाथों से तोते उड़ गए, तो मन्ना डे साहब के हाथों के तोते वाकई उड़ गए, और उन्होंने कहा मैं अभी आया थोड़ी देर में, और आहिस्ता से निकले, कार में बैठे वो घर आ गए, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, जो खुद उन्होंने सुनाया कहीं, कि मैं तो अब ये शहर छोड़ के भाग रहा हूँ, इसलिए कि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाना गाऊँ, ये मुझ में हिम्मत नहीं। तो बीवी ने कहा भाई भाग के भी जाओ, कितने दिनों जाओगे, वापस तो आना पड़ेगा ना तुम्हें, फिर क्या मुझे दिखाओगे तुम इन लोग को, अब जैसा भी है, जितना भी गा लेते हो गाओ, देखा जाएगा क्या होगा। तो खैर वापस गए, जाके वहाँ पंडित जी के पैर वाला छुए, उसके बाद इजाज़त ली के देखिए साहब जैसा भी मैं गाता हूँ। उन्होंने बड़ा इनकरेज किया और ये गाना हुआ। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कोई और हिंदी पिक्चर है जो जिसमें पंडित भीमसेन जोशी ने गाया है। अब ये जो इस तरह के गीत बनाने की भी शक्ति उन लोगों में थी। दूसरी तरफ जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है, आप ज़रा गौर से अगर सुनेंगे म्यूज़िक शंकर जयकिशन के आने के बाद और शंकर जयकिशन के आने से पहले, उस म्यूज़िक में एक फ़र्क है। ये गीत जो थे हमारे यहाँ, तो गीत पहले स्टेज पे होते थे या महफिल में होते थे, तो वो उसकी म्यूज़िक भी एक लिमिटेड सी होती थी, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती थी, लेकिन म्यूज़िक उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन जो था वो एक लिमिटेड था। दूसरी तरफ यूरोप की एक ट्रेडिशन रही है सिम्फनी की, जहाँ पर म्यूज़िक बहुत बड़ा 60 पीस, 100 पीस, 80 पीस ऑर्केस्ट्रा, और जिसमें वायलिन बज रहे हैं तो एक साथ 40 वायलिन बज रहे हैं, जिसमें अगर परकशन है तो परकशन की 8-9 वैरायटीज़ मौजूद है। हालांकि कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनसे पहले भी, वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट
वो इस्तेमाल हुए हैं। पंकज मलिक ने किए हैं, पियानो भी किया है, चेलो भी किया है, ट्रम्पेट भी किया है, लेकिन उसमें वो सिम्फोनिक क्वालिटी नहीं लाए। वो उन्होंने उन्हें अलग साउंड्स इस्तेमाल कर ली। शंकर जयकिशन ने गाने के कैनवस को बहुत बड़ा कर दिया। अब वो यूं कहिए कि गाना जो था एक शॉर्ट स्टोरी जैसा होता था, उन्होंने उस म्यूजिक को नॉवल बना दिया, दास्तान बड़ी बना दिया। ये बिगिनर्स जो थी म्यूजिक में और जो फैलाव विस्तार आया वो शंकर जयकिशन की वजह से आया। उसके बाद अजीब अजीब तजुर्बात भी उन्होंने किए। मतलब आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मन्ना डे से उन्होंने गाने गवाए, जबकि राज कपूर साहब की आवाज़ आमतौर से मुकेश जी की होती थी। उसी तरह से मुकेश जी को यहूदी में उन्होंने दिलीप साहब के लिए इस्तेमाल किया। दिलीप साहब बहुत पहले गा चुके थे 53 में मेरे ख्याल से अंदाज में कुछ गाने मुकेश की आवाज़ में, लेकिन फिर वो रफ़ी की आवाज़ आइडेंटिफाई हो गई थी दिलीप साहब से और बरसों तक वही चलता रहा। लेकिन एक गाना यहूदी में जो कि बिमल रॉय साहब ने बनाई थी, और वो बेस थी आगा हशर काश्मीरी का प्ले यहूदी की लड़की, जो कि जब सिनेमा आवाज़ के बग़ैर था उस वक्त ये प्ले बड़े पॉपुलर थे। तो ये प्ले आगा हशर काश्मीरी का था जो बड़ा पॉपुलर था, और सोहराब मोदी ने भी किया था स्टेज पे। फिर सोहराब मोदी ने यहूदी का रोल भी किया इस फिल्म में। उसमें वो गाना था ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, वो पिक्चराइज हुआ दिलीप साहब पे और आवाज़ थी मुकेश जी की। ये भी एक नयापन लगा लोगों को उस वक्त और वो गाना सुपरहिट हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक तजुर्बा किया है कि एक पिक्चर थी शरारत, जिसमें किशोर कुमार हीरो थे और कुछ गाने किशोर कुमार ने ही गाए, जैसे कि हम मत वाले नौजवान, बड़ा खूबसूरत गाना था। लेकिन उसमें एक गाना था जो मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए गाया, और उन्होंने रफ़ी की आवाज़ को अजब है दास्तां तेरी ये ज़िंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। तो एक तरफ तो ये चुटकुले और गिमिक्स भी होते थे, और दूसरी तरफ जहाँ संजीदगी, गहराई, ठहराव, स्थिरता की ज़रूरत हो तो वो भी उनके पास था। अब सीमा ही के गीत लीजिए, जैसे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब एक तरफ तो उनका इतना हैवी ऑर्केस्ट्राइजेशन होता था, लेकिन जहाँ उन्हें मालूम था कि इस गीत को इतना हैवी ऑर्केस्ट्राइजेशन नहीं चाहिए, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मिनिमम म्यूज़िक इस्तेमाल करके 2 इंस्ट्रूमेंट 3 इंस्ट्रूमेंट पे उस पर भी गाना बना लेते थे। और यही रेंज बड़े संगीतकार का होना चाहिए। अब इसमें एक गाना है मनमोहना बड़े झूठे, और वो बिल्कुल ही क्लासिकल बेस्ड गाना है जो कि लता जी ने गाया है और फिल्म में पिक्चराइज किया गया है नूतन जी पे। लता जी ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा है कि जो मैं गाने गाए हैं बहुत सारी हीरोइंस के लिए गाए हैं और उन्होंने लिप मूवमेंट दिया है उस पर, लेकिन जो बेहतरीन लिप मूवमेंट मुझे महसूस हुआ कि जैसे ऐसा लगे कि वाकई ये एक्ट्रेस खुद गा रही है, वो नूतन ने इस गाने में किया है, मनमोहना बड़े झूठे। भाई यही देखिए गुण है शंकर जयकिशन का, जो आजकल कम होता है। लाइट म्यूज़िक तो बहुत से लोग दे लेते हैं, लेकिन जहाँ सीरियस म्यूज़िक का काम आता है, जहाँ ठहराव का काम आता है, वहाँ ज़रा पैर अक्सर लोगों के, सबके तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर के डगमगा जाते हैं। अब बताइए कि एक तरफ सीमा की म्यूज़िक और उसी के बाद अगले साल उजाला। अब उजाला वो झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना, या अल्लाह दिल ले गई, वो आज भी गाना पॉपुलर है, आज भी हिट। उसमें जितने गाने थे सब हिट हुए, सब के सब। और इसमें फिर उन्होंने एक अजीब तजुर्बा किया था कि शम्मी कपूर के लिए गाना गाते थे रफ़ी साहब, इसमें उन्होंने मन्ना डे से गाना गवाया और फिर वही जो मन्ना डे की एक परमानेंट इमेज थी उससे बाहर निकाल के उन्हें, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। यानी कभी कभी लगता है कि शंकर जयकिशन की म्यूज़िक जो थी वो एक ऐसा सुरीला तूफान था जो ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ एक अजीब बात थी, एक एक साल में 7-7 फिल्में, 8-8 फिल्में, क्या मतलब उस ज़माने में एवरेज फिल्म जो थी उसमें 7 गाने 8 गाने भी होते थे। तो आप ये सोचिए कि इसके मतलब 60-70 गाने बनाना 12 महीने में,
और सारे के सारे हिट हों, तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है शंकर जयकिशन के यहाँ, उसकी मिसाल बड़ी मुश्किल है। और जो वेरिएशन उसमें है कि एक तरफ दिल अपना प्रीत पराई, जिसमें अजीब दास्तां है ये, और उसी के अगले साल जंगली आ रही है जिसका याहू आपको आज तक याद। तो ये जो वेरिएशन था और ये जो कमांड था कि जो भी सुर है, जो भी रंग है, जो भी तरीका है, जो भी डिमांड है कहानी की, उस हिसाब का म्यूज़िक दे के इतना अच्छा म्यूज़िक देना बहुत मुश्किल काम है। और वो करते ही रहे। ये ना समझिए कि वो जाके 60 या 61, जहाँ तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब उसके बाद वही आई उनकी राज कपूर साहब के साथ जिस देश में गंगा बहती है। सफ़र उनका चलता ही रहा। मैं समझता हूँ कि 70s तक उनकी हर साल 7 फिल्में, 8 फिल्में, 9 फिल्में, कहाँ तक आपको नाम गिनाऊँ। लेकिन बहरहाल आज बात अधूरी तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो ये 61 के बाद उनकी कौन सी फिल्में आई और उसमें क्या क्या उन्होंने म्यूज़िक दी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उनकी ये क्रेडिबिलिटी थी कि अगर एक लेटर हेड पे वो 2 लाइन लिख के दे दें कि हम मिस्टर एक्स जो है या मिस्टर वाई जो है, उनकी पिक्चर में म्यूज़िक देने को हम तैयार हैं, हम इनकी फिल्म में म्यूज़िक देंगे। बस जो फाइनेंसर्स थे वो इस बात पे पैसा देने को तैयार थे कि भाई हीरो तो तुम किसी को भी लोगे या हीरोइन किसी को भी लोगे, लेकिन अगर शंकर जयकिशन की म्यूज़िक है तो हम पिक्चर को फाइनेंस देने को तैयार। हर साल आप 61 हो, 62 हो, 63 हो, 64 हो, हर साल आप देखेंगे कि कुछ इंतहाई कामयाब एल्बम 2, 3, 4 एल्बम्स आते रहे। अब अगले ही साल फिर प्रोफेसर, हरियाली और रास्ता। प्रोफेसर तो खैर पीक पीरियड था शम्मी कपूर का जंगली के बाद। इसके भी डायरेक्टर नए थे, लेक टंडन की किसी ज़माने में जयकिशन से बड़ी दोस्ती थी। तो हुआ ये कि ईगल फिल्म, जो कि FC मेहरा साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इनको ले लिया नए डायरेक्टर को और टॉप स्टार शम्मी कपूर के साथ। तो ये गए जयकिशन के पास कि भाई मुझे ऐसी पिक्चर मिली हो, इसमें तुम म्यूज़िक दे दो। तो उनका ठीक है, हम जो प्राइज़ लेते तो लेते हैं, जो भी वो पैसा देंगे तुम्हारे लिए हम वो पिक्चर कर देंगे। वो हमको 5-10 हज़ार भी दे दे, उसमें भी कर देंगे तुम्हारे लिए। और हकीकत ये है कि उस वक्त वो लेते क्या थे, मेरे ख्याल से 4.5 लाख 5 लाख उनकी प्राइस थी उस वक्त, 61-62 की बात। यानी अगर आज उस मुकाबले का कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो तो शायद 15 से 20 करोड़ ले रहा हो। उस वक्त जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें होती थी, कलर फिल्में, मल्टी स्टार फिल्में, वो 25-26 लाख में, ज़्यादा 30 लाख में बन जाती थी। तो अगर 5 लाख म्यूज़िक डायरेक्टर ले रहा है तो 1/6 तो ले ही रहा है ना। आज तो पिक्चरें 100 करोड़ की बनती हैं। तो आप सोचिए कि शंकर जयकिशन के बराबर कामयाब अगर आज कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो तो उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। उनकी ये क्रेडिबिलिटी थी कि अगर एक लेटर हेड पे वो 2 लाइन लिख के दे दें कि हम मिस्टर एक्स जो है या मिस्टर वाई जो है या टॉम, डिक या हैरी जो भी है, उनकी पिक्चर में म्यूज़िक देने को हम तैयार हैं, हम इनकी फिल्म में म्यूज़िक देंगे। बस ये लेटर ले जाके कोई भी आदमी मार्केट में पिक्चर के लिए फाइनेंस ले सकता था। जो फाइनेंसर थे वो इस बात पे पैसा देने को तैयार थे कि भाई हीरो तो तुम किसी को भी लोगे या हीरोइन किसी को भी लोगे, लेकिन अगर शंकर जयकिशन की म्यूज़िक है तो हम पिक्चर को फाइनेंस देने को तैयार। ये उनकी क्रेडिबिलिटी थी। अगले ही साल उनकी फिर एक पिक्चर दूसरी तरह की आई, दिल एक मंदिर, जो बड़ी इमोशनल कहानी थी। अब इसमें बहुत इमोशनल मोमेंट थे, बहुत इमोशनल, याद न जाए बीते दिनों की। अब एक गाना जो है, मतलब कमाल की बात यह है कि ये सब गाने 50 साल से ऊपर के हैं, मगर वजह क्या है कि वो आज भी आप किसी के सामने गुनगुनाइए तो वो उसको साथ गाने लगेगा, उसे याद होगा, अगर हिंदी फिल्मों की म्यूज़िक में वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। फिर अगले साल आप देखिए उनकी पिक्चर आती है राजकुमार, कॉस्ट्यूम फिल्म थी, फिर उसमें शम्मी कपूर साहब थे और उस वक्त की एक बहुत बड़ी हीरोइन साधना।
अब उसमें एक गाना है जो रफ़ी साहब ने गाया था, इस रंग बदलती दुनिया में, और जिस तरह से उन्होंने गवाया है शंकर जयकिशन ने, वो एक अलग ही रंग है। उसे बड़े आवाज़, पूरी आवाज़ से नहीं बल्कि आधी आवाज़ से गाया गया है, और इतना डीप रोमांटिक गाना वो है कि मैं क्या बताऊँ। संगम में बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के हर दिल जो प्यार करेगा, ओ महबूबा, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। इतने बरसों बाद भी इतनी आसानी से मैं आपको उसका पूरा एल्बम बयान कर रहा हूँ। जहाँ तक पिक्चरें गिनते चले जाइए, मतलब आदमी थक जाए मगर शंकर जयकिशन नहीं थके। सूरज, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और उसी के साथ उसी साल एक दूसरी पिक्चर जिसका नाम था तीसरी कसम। तीसरी कसम बनाई थी शैलेंद्र जी ने, जो कि उनके परमानेंट सॉन्ग राइटर थे। पिक्चर नहीं चली, लेकिन उसके गाने पान खाए सैया हमारो आज तक याद है। इतने बरसों की कामयाबी, इतने बरसों का तजुर्बा, इतना काम, कैसे कैसे गाने बनाने के बाद वो सादगी शंकर जयकिशन के पास थी, वो मासूमियत उनके गानों में आई। यकीनन उसमें शैलेंद्र का और हसरत का भी कमाल है कि उन्होंने जिस तरह के गाने लिखे, लेकिन जो ट्यून हैं वो वाकई फोक सॉन्ग्स की ट्यून लगती है। वो भोलापन, वो सादगी है उसमें जो चाहिए थी। एक के बाद एक गाना। उनका पिक्चरों का नाम ही लेता चला जाता हूँ। ब्रह्मचारी है, मेरे हुजूर है, एन इवनिंग इन पेरिस है। तो पिक्चरों का तो खैर कोई अंत ही नहीं होता रहा। मेरा नाम जोकर पिक्चर नहीं चली, लेकिन आज भी एक एक गाना आपको उसका याद है। इतनी कामयाब म्यूजिक होता है। आजकल तो ये होता है कि पिक्चर अगर बैठ गई तो म्यूजिक भी गई। इनके यहाँ आप देखेंगे कि पिक्चर नहीं भी चली हो तो म्यूजिक तो चलेगी। ये तेवर इनका ही था। फिर हर कमाल को जवाल है, वो हर बात ख़त्म तो कहीं होती है। गीत कितना भी खूबसूरत हो ख़त्म हो जाता है। सनसेट कितना भी अच्छा लगे ख़त्म हो जाता है। मौसम बदलते हैं, अच्छा मौसम आता है चला जाता है। यही कुछ इनके साथ भी हुआ। कहीं 60s में कुछ दरार सी पड़ गई इनमें। उसकी वजह क्या है? ये सारे गैस हैं। कोई कहता है कि उन्होंने शारदा को सिंगर ले लिया था तो जयकिशन को ये बुरा लगा। कोई ये कहता नहीं साहब वो जयकिशन साहब ने ये कह दिया था तो शंकर को ये बुरा लगा। ये सब कहानियाँ, किस्से हैं। दो लोग कैसे एक साथ जुड़ जाते हैं ना कोई ये समझ सकता है पूरी तरह से, और दो लोग क्यों फिर अलग हो जाते हैं ना कोई ये समझ सकता। ये सच बात तो ये है कि पूरी तरह से जो लोग साथ जुड़े हैं और जो लोग अलग हुए हैं उन्हें भी नहीं समझ में आती बात कि वजह क्या थी। क्यों एक गुजरात में पैदा हुआ इंसान और एक हैदराबाद में पैदा हुआ इंसान, कुछ अलग कल्चर से आया हुआ, कुछ अलग बैकग्राउंड से आया हुआ, कैसे एक साथ हो गए और बरसों तक एक साथ काम किया? इस पे कोई हैरत नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ कि उनके बीच में तमाम कामयाबी के बावजूद एक दरार आ गई। जो उनकी आखिरी फिल्में हैं बहुत सारी, वो दरअसल दोनों ने अलग अलग की हैं, वो साथ में नहीं की थी, लेकिन वो बैनर था शंकर जयकिशन, तो उन्होंने मेंटेन किया। ये भी म्यूज़िक देते थे शंकर जी तो नाम वही आता था शंकर जयकिशन, और वो भी म्यूज़िक देते थे तो नाम आता था शंकर जयकिशन। तो रमेश सिप्पी मुझे लेके गए जयकिशन साहब के पास, थोड़ी बहुत उनसे मुलाकात थी, वो बैकग्राउंड के ज़माने में अंदाज के। तो वो स्क्रिप्ट मैंने उन्हें सुनाई पूरी। खैर उन्होंने सुनी, उनका एक आध मशवरा भी दिया कि देखो ये जो है गाना वहाँ मत रखो, यहाँ रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। बात हो गई। उसके बाद अंदाज रिलीज़ हुई उसके हफ्ते 10 दिन में ही, और एक होटल में पार्टी थी उसकी प्रीमियर के बाद, वहाँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी तरह नरेट करते हो, तरक्की करोगे। तो पहली पिक्चर थी हमारी, और चले गए। उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जाते जाते वो मुझे तो आशीर्वाद दे गए। उनके गुजर जाने के बाद शंकर जी फिल्में करते रहे, कुछ फिल्में की, कुछ फिल्में कामयाब हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन जाहिर है कि वो जो बात थी वो नहीं रही। हद तो ये है कि जो उनका बैनर था अपना, जहाँ से वो शुरू हुए थे, आरके, वो भी नहीं रहा उनके साथ। बॉबी में तो फिर म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हो गई। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उनके पास चले गए। एक आध फिल्म उन्होंने, सन्यासी मेरे ख्याल से एक फिल्म थी,
बेईमान थी, बहुत कामयाब उसमें म्यूजिक दी उन्होंने, लेकिन वो जो दौर था वो चला गया। फिर वो भी नहीं रहे दुनिया में, आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनका काम तो है, वो काम रहेगा। उन्हीं की फिल्म का गीत है, उन्हीं का कंपोज किया हुआ, शंकर जयकिशन का। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।